जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल द विनर्स ऑफिशियल में। कैसे हो भाई आप लोग, बताओ क्या हाल चाल है आप लोगों का। पढ़ाई लिखाई का क्या सीन है भाई? सब बढ़िया? उम्मीद कर रहा हूँ पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा होगा। अभी आप लोग हमें आज देख रहे हैं किस पे? तो आज हम बिहार एसएससी का कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 हम कराएंगे 2025 के लिए। सबसे पहले बिहार एसएससी के लिए मैं बता दूं आप लोगों को। तो बिहार एसएससी में टोटल हम लोग, जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस सेट अपना कराते रहेंगे आए के तरफ से। अभी मैं फिलहाल आरआरबी एनटीपीसी का टॉपिक वाइज करा रहा था, जिसमें लगभग लगभग 6 से 7 टॉपिक मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। और टाइम टू टाइम मैं उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। बहुत ऐसे मेरे भाई लोग थे जो मैसेज कर रहे थे कि भैया आप बिहार एसएससी का भी करा दो, क्योंकि अभी बिहार एसएससी में सीजीएल लेवल का भी वैकेंसी आया हुआ है। अभी फॉर्म फिल चल ही रहा है, शायद 25 तारीख तक उसका फॉर्म फिल है। तो जो लोग अभी फॉर्म नहीं फिल किए होंगे फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया वैकेंसी है बिहार एसएससी के सीजीएल लेवल का। ठीक है, और जो 12th लेवल का क्या ही बात करें, 12th लेवल 2023 में वैकेंसी आया था, 2025 हो गया, उसका कोई माई बाप नहीं है। देखिए सुनने में आ रहा है कि उसमें भी 10,000 वैकेंसी बढ़ने वाली है। अब क्या होता है, बस सचिव जी तो बोलते हैं कि चलो 10,000 बढ़ा देंगे, देखते हैं जब आएगा उसका देखते हैं। बट एग्जाम, अभी एग्जाम डेट का कोई माई बाप नहीं है कि एग्जाम डेट कब आने वाला है। वैसे हमें इतना विश्वास है कि जैसे ये खत्म होगा चुनाव, अपना अक्टूबर में चुनाव है, तो उसके बाद एग्जाम डेट जरूर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले से ही क्या करेंगे, पूर्ण तैयारी अपना करेंगे, एकदम परिपक्व हो जाएंगे कि अपनी तैयारी के हिसाब से कि जब भी एग्जाम में हो तो वहाँ पे हम पूरे फोड़ के आएंगे। तो सबसे पहले हम बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 1 कराएंगे। सबसे पहले ये बता दूं कि बिहार एसएससी में जो हमारा मैथ्स का वेटेज होता है, वो मैथ्स का वेटेज 25 नंबर का मैथ्स का वेटेज होता है। ठीक है, बिहार एसएससी में हमारा मैथ्स का वेटेज जो होता है 25 नंबर का होता है। और 50 नंबर का होता है हमारा रीजनिंग। ठीक है, 50 नंबर का रीजनिंग होता है। ये हमारा मैथ का हो जाएगा, ये हमारा रीजनिंग का हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 75, पूरा टोटल कितना हो गया 50 नंबर का नहीं क्वेश्चन होता है, यानी ये होता है 25 क्वेश्चन, ये होता है 50 क्वेश्चन, और ये टोटल दोनों मिला के 75 क्वेश्चन होता है। और एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। ठीक है, तो इंटू में हम 4 कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 यानी 300 का ही हो जाएगा। और टोटल जो पेपर होता है बिहार एसएससी का ना, जैसे 12th लेवल हो गया या ग्रेजुएट लेवल का होता है, जो टोटल पेपर होता है वो 600 नंबर का होता है। 600 नंबर का हो गया, तो 300 नंबर का तो हमारा यहीं पे हो गया, मैथ और रीजनिंग मिला के हो गया 300 नंबर का। और बाकी में ये आ जाता है हमारा, जिसमें हम लोग जीएस पढ़ते हैं। ठीक है, और जीके पढ़ते हैं, जीके जीएस मिला के हमारा, जिसमें करंट अफेयर का भी सेक्शन आ जाता है, वो सारे 300 नंबर का आता है। जैसे 600 नंबर का हो गया, 300 नंबर यहाँ पे हो गया, और 300 नंबर इसमें हमारा हो गया जीके जीएस और करंट अफेयर का पोर्शन मिला के होता है। कुछ इसमें बिहार जीके भी पूछा जाता है, इसी में पूछा जाता है। ठीक है, तो यह थोड़ा ओवरव्यू में स्टार्टिंग में दे दिया। बाकी इसमें कुछ हम और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मैथ्स का 25 क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया अप्रोचेस के साथ करेंगे कि कैसे एग्जाम में इसको हम टैकल करेंगे, उस वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 50,000 रुपये 12% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चुकाया जाता है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोबारा पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि 50,000 रुपए की राशि है जो 12% प्रति वर्ष की दर से लग रहा है। ठीक है, कह रहा है कि एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, और उसके बाद से जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चुकाया जाता है। समझ रहे हो, अंतर निकालना है। ठीक है, वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चुकाया जाता है। अगर मान लीजिए वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चुकाया जाता है, तो जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हो तो उसमें हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं। जब भी हम अर्धवार्षिक निकालते हैं तो हमारा उसमें 2 चीजें होती है। पहले चीज होता है कि रेट आधा हो जाता है और टाइम 2 गुना हो जाता है। तो मान लो हम यहाँ पे अर्धवार्षिक निकालते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाफ ईयरली बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ पे हाफ ईयरली निकालते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली का अगर हम निकालते हैं तो हमारा रेट क्या है 12%। तो रेट हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा 6%, आधा हो जाता है, और टाइम हमारा 2 गुना हो जाता है। सालाना क्या है 1 वर्ष के लिए है, तो टाइम हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा समझो 2 साल के लिए हो गया। ठीक है, ये पहला हो गया, ये अर्धवार्षिक है। बट उसी चक्रवृद्धि ब्याज पे ये वार्षिक भी काउंट कर रहे हैं। देखो, जबकि ब्याज वार्षिक है तो वार्षिक के लिए सीधी सी बात है कि 12% होगा, क्योंकि वार्षिक यहाँ पे क्या है 12% प्रति वर्ष की दर से। तो पहला हमारा सीआई क्या हो जाएगा यहाँ पे वार्षिक यानी ईयरली का बात कर लेते हैं। ठीक है, ईयरली का हो जाएगा हमारा, ईयरली जिसमें बोला है क्या 12%। बस अब इसी का हम लोग क्या डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पे देखो, अगर 6% का अगर 2 साल का हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम सक्सेसिव से इसका सीआई निकालेंगे कि कितना परसेंट हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो देखो सक्सेसिव से निकालते हैं तो डायरेक्ट निकालने का तरीका मैंने बता रखा है क्या, कि 6 है तो 6 को 2 गुना कर देंगे, ये 12 हो जाएगा, एक पॉइंट ले लेंगे, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी हमारा सीआई का परसेंटेज कितना आ गया, कितना 12.36%, और यहाँ पे कितना है 12%। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 0.36% डिफरेंस हो जाएगा।
और यही पूछा है हमें क्या, इन ब्याज का अंतर पूछा है, यानी यही हमारा ब्याज का, इस पे 12% यानी 12.36%, यानी 0.36 का मान निकालना है। ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल अपने आप का कितना होता है, 100% का मान होता है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, 50,000, ठीक है भाई साहब। ये अपने आप का 100% का मान होता है और हमें निकालना क्या है, 0.36। इसको एक बार छोटा कर लेते हैं ताकि और चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से इसका कलर चेंज कर ले, बैकग्राउंड अपना हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें निकालना है 0.36 का। अब कुछ नहीं करेंगे, अब इसका हम सॉल्यूशन कर देंगे। देखो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन करने का तरीका अगर हम बताएं तो इसको कई तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर आपकी आंखें, छोटी छोटी आंखें देख रही होंगी तो क्या कह रही हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, 0.36 यानी 36 है, 36 कहीं ना क्या 9 का मल्टीपल होता है, 6 और 3 9 यानी 9 का मल्टीपल, जो भी हमारा आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। देखो ये 500 9 का मल्टीपल नहीं है, 200 9 का मल्टीपल नहीं है, 6 3 9 ये हो सकता है, ये हो सकता है, यानी 2 को मिल गया हमारे पास। जब 2 मिल गया तो हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और नीचे डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो काट देते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 36 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 180। और कहाँ है 180, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो ये बढ़िया सवाल था, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पहले वार्षिक निकालना था, फिर उसी रेट को अर्धवार्षिक में निकालना था। जब अर्धवार्षिक बोलता है तो रेट हमारा आधा हो जाता है, टाइम 2 गुना हो जाता है। फिर हम 6% के हिसाब से 2 साल के लिए निकालेंगे, हमारा जो CI परसेंटेज आएगा, फिर 1 साल का CI परसेंट 12%, दोनों का डिफरेंस हमें निकालना था। ये हमें प्रिंसिपल दे रखा है जो 100% का मान होता है, और 0.36 का मान निकालना था जो 180 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का क्या हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगी। बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। देखो मान लीजिए कोई है धनराशि, मान लीजिए धनराशि 1 है, अब ये स्वयं का क्या हो जाती है, 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। 1 से कितना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। कितना टाइम लग रहा है, 6 साल लग रहा है। तो इसको बनाने का तरीका क्या करते हैं, सबसे पहले बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2, इसका हम लोग पावर ले लेते हैं। तो 2 का पावर 1 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो 1 पावर होता है ना, यही डिनोट करता है हमें टाइम का, यानी 6 साल को डिनोट करेगा, यानी 1 का वैल्यू 6 है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। यानी यही 1 की चीज मान लीजिए 1 का, ये कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, यानी 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। सेम 1 से 8 गुनी हो जाएगी। बट देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो ऊपर वाला देख लेते हैं, ऊपर वाला बेस क्या है हमारा, 2। तो इसको भी हम इसका बेस फॉर्मेट 2 लेके आते हैं, ठीक है। अगर 8 का हम बेस फॉर्मेट 2 लेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, 8 का क्या करें, 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारा बेस फॉर्मेट 2 आ जाएगा, ऊपर भी 2 है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 का क्यू, ठीक है। यहाँ 2 का क्यू हो जाएगा। अब देखो 1 डिनोट कर रहा है 6 को, यानी 1 का मान 6 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, इंटू में 6 गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा। और यही हमारा पूछा है 18 साल हो जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें कॉलम उठाने की भी जरूरत नहीं होता है, यहाँ पर डायरेक्ट 1 का 2 हो रहा है, यानी 1 का वैल्यू 6 है, और 8 गुना यानी 2 का पावर 3 हो रहा है, यानी 3 गुणे 6 यानी 18 हो जाएगा आंसर। तो ये बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ खास दम नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 17 से 84 के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 17 से लेकर 84 के बीच में ऐसे कितने प्राकृत संख्या, जिसको हम प्राकृत संख्या क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, जो 6 से विभाज्य है। ये देखो ये तो बहुत ईजी है, हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करके। जैसे मान लो हम पहले बार अगर क्वेश्चन देख रहे हैं और हमें कुछ नहीं मालूम है तो कैसे निकालेंगे। अब जैसे मान लीजिए 17 से 84 तक जाना है, ठीक है, इसके बीच में जाना है, तो 17 के बाद से 18 आएगा जो 6 से कटेगा, यानी 6 का मल्टीपल ही तो कटेगा। कोई भी संख्या को जो 6 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 6 से विभाज्य बोला है। तो 18 के बाद से क्या हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 24 के बाद से 30 हो जाएगा, 30 के बाद से 36 हो जाएगा, 36 के बाद से 42 हो जाएगा, 42 के बाद से 48 हो जाएगा। 6 का पढ़ा पढ़ते जाओ, फिर 54 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया, बट हमें जाना है 84 तक, ठीक है। तो 60 के बाद से 66, फिर 66 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 72, 72 में 6 जोड़ोगे 78, 78 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 78 में 6 जोड़ोगे 84, ठीक है, 84 हो जाएगा। बट लेकिन यहाँ पर सीन हो जाएगा, यहाँ पर बोला है 17 से लेकर 84 के बीच में, यानी कहीं ना कहीं 17 से बड़ा और 84 से छोटा बीच में बोला है, तो ये 84 को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। अब यही संख्या है टोटल जो हमें 6 से कटेंगे। कितने संख्या है, गिन लेते हैं संख्या है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याएं जो 6 से कटेगी। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये तो रहा पूरा बेसिक से। अब बोलोगे भैया एक काम करो, आपने तो ऐसा बनाया, मैं यहाँ रहता एग्जामिनर क्या करता, यहाँ पे 17 यहाँ पर दे देता मान लो 500। अब बोलता है कि 17 और 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से कटेगी।
अब लगा लिए दिमाग, अब फिर लिखो, लिखते ही 5 मिनट लग जाएंगे भाई साहब आपका। तो ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे, ये चलो कि हमारा जो वैल्यू था यहाँ पे इजी दिया था तो हम इजी वे में कैलकुलेट कर लिए थे, बट यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता, थोड़ा हार्ड वे में दे देता, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाया था, तो कैसे करते। तो उसके लिए ये तरीका यूज करेंगे। देखिए तो इसके लिए बनाने का तरीका ये होगा, क्या होगा बताते हैं आपको। पहले इसको हम अपना मिटाते हैं, ठीक है, आराम से प्यार से इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या 1784 बोला है ना, तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं 184 के से कितने संख्याएं होंगी जो 6 से कटेगी, ठीक है। इनके बीच में का लेना है, तो इनके बीच में इससे एक पहले ले लेंगे यानी 83 तक, तो हम 83 संख्या ले लेंगे 1 से 83, और 83 को हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर लेंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो देखो 6 कम 6 2, अब यहाँ पे हो जाएगा 23, यानी 6 दूना 18, सॉरी 6 3 18 यानी 13। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए ऐसा 13 संख्या होगा, 1 से लेकर 83 के बीच में 13 संख्या होंगे जो 6 से डिवाइड होंगे, ठीक है। बट हमें 17 से काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर 17 को 6 से हम डिवाइड कर लेंगे। 17 से स्टार्ट हो रहा है, तो 17 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में जाएगा, यानी 2 बार में, 6 दूना 12, यानी 1 से लेकर 17 के बीच में ऐसे 2 संख्याएं होंगी जो 6 से कटेंगी, ठीक है। 1 से लेकर 17 के बीच में एक 6 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, 2 संख्या है। अब यहाँ पर 13 है और यहाँ पे 2 है, हमें बोला है 17 और 84 के बीच में जाना है, तो 13 में से 2 घटा देंगे, तो 13 में से 2 घटाएंगे कितना, 11 संख्या आएंगी। यही 11 संख्याएं आएंगी जो हमें 6 से डिविजिबल हो जाएगी, नहीं कट जाएगी। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच बनाने के। वैसे लिख के बनाओगे टाइम ज़्यादा लगता है, डायरेक्ट 1 से 6 ले लेते हैं, उसके बीच में देखते हैं कितने संख्या डिविजिबल हो जाएगी, फिर उसके बाद से जिसके बीच में बोला है कि जैसे मान लीजिए 17 से, तो फिर 1 से 17 को हम 17 को जिस संख्या को बोला उससे डिवाइड करके फिर ये ला देंगे, और फिर उनका जो पहला वाला आएगा उससे दूसरा वाला माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रोच बेस्ट है, इस अप्रोच का यूज करिएगा, इससे कोई भी संख्या निकालना हो तो इजी वे में आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 ये कह रहा है कि ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन में और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य को छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ठीक है। तो कार्य कितना दिन में कंप्लीट हुआ ये पूछा है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया ए, हो गया ये हो गया बी। ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ए का एफिशिएंसी 10 3 30, 15 दूना 30, यानी ये हमारा एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे लाइन क्या कह रहा है देखिए। लाइन पढ़ते हैं, यहाँ पे बोला कि उन्होंने एक साथ काम साथ मिलकर प्रारंभ किया, ठीक है, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य छोड़ के चला जाता है। देखो इसमें 2 कॉन्सेप्ट होता है, जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ोगे ना तो 2 कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है कि 2 दिन जैसे मान लीजिए पहले काम करके जाता है, और एक होता है कि कुछ दिन काम करने के बाद जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ 4 दिन काम करने के बाद मैं छोड़ दिया हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा मान लीजिए 2 के एफिशिएंसी से मैं एक दिन में 2 काम कर रहा हूँ, तो 4 दिन में कितना काम करूंगा, 8 काम करूंगा। टोटल काम समझो कि 60 है, तो 60 में से 8 काम माइनस हो जाएगा मेरा, जो मैं काम करके चला गया हूँ, ठीक है। तो हमें माइनस कर देते हैं, लेकिन वही होगा कि मैं काम खत्म होने से 2 दिन पहले जा रहा हूँ, तो पहले वाला काम को ऐसे बोलते हैं, रुको भाई साहब आपको पहले नहीं जाना है, 2 दिन का काम है और आप 2 दिन और काम कर लीजिए, ठीक है। 2 दिन और काम कर लीजिएगा फिर आप चले जाइएगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, टोटल वर्क में 2 दिन का काम ऐड कर देते हैं। जहां पे देखिए यहाँ पे कि कार्य समाप्त होने से ये जो है 2 दिन पहले छोड़ ही देता है, तो ऐसा करते हैं कि 2 दिन ए से और काम करा लेते हैं। एक दिन में ये कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो अगर 2 दिन में अगर 3 काम, एक दिन में 3 करता है तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 6 दिन काम करेगा। तो जैसे 6 एक्स्ट्रा काम करेगा, टोटल काम कितना था 30 और 6 एक्स्ट्रा कर देगा, यानी टोटल काम अभी कितना हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क देखेंगे हमारा तो 36 हो जाएगा। टोटल वर्क 36 है, ठीक है। अब पूछा क्या है वो निकालते हैं हम। तो पूछा ये है हमसे, देखिए यहाँ पे ये बोला है छोड़ के चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो टोटल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब देखिए 36 काम है, दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। देखिए ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, यानी दोनों लोग मिलकर करेंगे कितना, एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ से निकल जाएगा कितने दिन में आ जाएगा हमारा, तो 5 यहाँ देखो 5 सते 35 हो जाएगा, 5 सते 35 1/5, यानी 7 सहित 1/5 दिन लगेगा। 7 सहित 1/5 दिन का है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये थोड़ा लैंग्वेज घुमा दिया था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, इजी था। आराम से आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। बस यहाँ पहले बोला तो हम ऐड कर देंगे, अगर यहाँ बाद बोलता तो इस काम को हम घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले बोला था तो इसीलिए हम ऐड किए थे, अगर बाद में बोलता तो हम घटा देते टोटल वर्क में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या जो प्रत्येक 5 से विभाजित है, विभाजित का योग 225 है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या है बताएं। ये बढ़िया सवाल है। जैसे ये कह रहा है कि कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित है। अब 3 प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है, देखिए
जैसे मान लीजिए पहली संख्या में x मान लेता हूँ, ठीक है, दूसरी संख्या हो जाएगा x+1, ठीक है, और इसको हम x+2 मान लेते हैं। ये 3 संख्या है, बट इसमें एक लाइन ये बोल दिया है, और वो लाइन क्या बोला है आपको पढ़ने वाली बात है। देखिए वहां बोला है 3 प्राकृतिक क्रमांक संख्या जो प्रत्येक 5 से क्या है विभाजित है, यानी ये 5 से विभाजित है। अगर 5 से विभाजित है तो हम इसको थोड़ा इजी वे में करने के लिए क्या करते हैं, सब में हम 5 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ भी 5 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ भी 5 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ भी 5 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 5 खत्म हो जाएगा। सेम वैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 खत्म हो जाएगा, 5 5 खत्म हो जाएगा। इसलिए हम 5 से डिवाइड कर लें ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और सवाल जैसा बोला है वैसा हम बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यही बोला है, अब बोला है क्या, 5 से विभाजित का युग 225 है, यानी ये जो टोटल है ना इसका युग 225 है। तो हम ऐड कर देते हैं, पहले हो जाएगा 5x, फिर प्लस 5 में x से गुणा करोगे 5x, प्लस में क्या हो जाएगा 5, ठीक है, फिर प्लस 5 में x से गुणा करोगे 5x, फिर 5 में 2 से गुणा करोगे 10 हो जाएगा, इक्वल टू में इसका योग कितना है 225, तो ये हमारा हो जाएगा 225। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, ये हो गया 5x 5x 10x और 5x यानी 15x, ये हो गया 15x इक्वल टू में यहाँ पे है कितना 225। तो यहाँ पे देखिए ये 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, 225 में से 15 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 210, यानी यहाँ पे हो जाएगा 210। अब इसको काट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब देखिए 15 से इसको काटते हैं, 15 एकम 15 6, तो 15 15 3 45 15 चौका 60, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया 14। बट हमारा ये थोड़ी है 14, बस इसमें पूछा क्या है वो देख लेते हैं। और इन्होंने पूछा क्या है कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे ये छोटी संख्या इससे बड़ी इससे बड़ी, यानी ये वाला मान पूछा है हमें क्या, ये निकालना है हमें, इसका मान निकालना है 5 इंटू में x+2 का मान निकालना है बस। तो x का मान 14 है, तो 14 और 2 16, यानी 5 को 16 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 16 25 80, यानी बड़ी संख्या 80 आ जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखो जब भी अगर जैसे बिहार एसएससी का सेट आप लगाओगे, जैसे कोई भी एप्लीकेशन से आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो वहाँ पे ये चीज़ें मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अर्थमेटिक पोर्शन ज़्यादा देता है। ठीक है, एडवांस से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, कभी कभी 1-2 ट्रियो से आ जाएंगे, उसके बाद से आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन रहेंगे। इसमें एक चीज एड ऑन हो जाता है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछता है। तो जो नेक्स्ट शिफ्ट लाऊंगा उसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स भी क्वेश्चन एड ऑन करके उसमें लेके आऊंगा। और क्वेश्चन इसमें कंसेप्चुअली चीजें नहीं पूछता है, बस थोड़ा लैंग्वेज टाइप का पूछता है। जैसे आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इसमें थोड़ा ऐसा होता है ना, इसमें बोलता है जैसे कॉन्सेप्ट भी डालता है, ये डालता है, बट इसमें क्या है थोड़ा लैंग्वेज खेल के देता है कि जिस हिसाब से लैंग्वेज बोला है ना उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको बहुत समझ में आ रहा होगा और अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पर ट्रिगो का सवाल है, इफ cot थीटा बराबर 7/8 है देन इवेल्युएट ये करना है हमें, फाइंड करना है ये वाला वैल्यू। ठीक है, इसको करने का तरीका कैसे होता है, सबसे पहले मान लीजिए cot थीटा 7/8 है, इसका हम लोग पहले तोड़ते हैं। अब इसको तोड़ते हैं तो एक चीजें पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको आसान होगा। यहाँ पे बोला 1 प्लस साइन थीटा, फिर यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बट्टे में फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर इंटू में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ पे एक चीजें देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो कहीं ना a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, जब ये पढ़े होंगे आप कि a प्लस बी, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस बी, फिर इंटू में हो जाएगा a माइनस बी, तो ये एक फॉर्मूला जनरेट होता है। क्या होता है वो, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि जब भी होता है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा प्लॉट भी देगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम वही सवाल है। यहाँ पे होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले पर रख लेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो देखिए a स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेम नीचे वही लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पे होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे भैया ये आया कहाँ से, देखो एक थ्योरम होता है जो यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले होता है यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है, बस यहीं का खेल है। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना होता है हमें तो ये होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहीं कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होता है तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस बटे साइन होता है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, एक और अगर हम थ्योरम आपको बताएं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है क्या
अगर हमें टेन थीटा निकालना होता है तो टेन थीटा ऐसे भी होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और वहीं कॉट थीटा होता है अपोजिट होता है कोस थीटा और बटे में साइन थीटा। जब आप ट्रिगो पढ़े होंगे तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको पढ़ाया गया होगा, कोई भी टीचर आपको जरूर ये चीजें पढ़ाया होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको जरूर ये दिखने को मिला होगा। अब कॉट स्क्वायर थीटा इसी का मान निकाल देना है। देखिए यहाँ पे कॉट का मान दे रखा है 7/8, तो कॉट का मान रख देंगे 7/8, बट इसका स्क्वायर किया तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी आंसर आ जाएगा कितना 49/64। कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी। तो अच्छा सवाल था, बट आपको मालूम होना चाहिए कि ए आइडेंटिटीज अगर आपको याद है तो आप बना पाओगे, नहीं तो फिर आप वैल्यू पुटिंग से बनाओगे। वैल्यू पुटिंग से बनाओगे उसमें टाइम ज्यादा लगता है, या आप ट्रेंगल बना के मान के बनाओगे। तो कई तरीका से बना सकते हो इसको, क्योंकि ट्रिगो में ऐसा होता है कि 3-4 तरीके लगते हैं। आपको जो तरीका सबसे पहले एग्जाम में माइंड में वो तरीका लगा के आप बना सकते हो। बाकी ये बेस्ट तरीका था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 160 मीटर है और उसकी दो आसन भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। तो उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार के क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है। बढ़िया सवाल है, मेंसुरेशन 2D का सवाल है। पहले पढ़ते हैं। पहले कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप कितना है 160 मीटर है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आयताकार आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 × L + B होता है। इसी का वैल्यू दे रखा है कितना 160। ठीक है भाई साहब, देखो अब यहाँ से L + B का मान निकाल लेंगे, 2 से काट देंगे 80 बार में, तो हमारा कितना हो जाएगा L + B = 80। ठीक है, ये निकल गया। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या बोला है? आगे ये बोला है कि दो आसन भुजाओं का अंतर कितना दे रखा है 48 दे रखा है। दो भुजाएं हैं जिसका अंतर 48 दे रखा है। तो दो भुजाएं क्या हो सकता है? जैसे मान लो कि ये है हमारा, मान लो ये आयताकार है, मैं बनाता हूँ, ये आयताकार है अपना, ठीक है, ये आयत हो गया, ठीक है। चलो अब इसमें ये बोला है कि जो दो भुजाओं का आसन है ना, जैसे मान लो समझो ये एल हो गया अपना, ये बी हो गया, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस कितना दे रखा है हमें 48 दे रखा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेंगे क्या, देखो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, एल - बी जो हमारा कितना है 48 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एल बराबर लेंथ हो गया, बी बराबर ब्रेथ हो गया। तो यहाँ से अगर एल + बी दे रखा है, - बी दे रखा है, तो हम एल और बी का मान निकालेंगे अलग अलग से। देखो कैसे निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ये करते हैं, इन दोनों को अगर मान लो एल का मान निकालना है, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर क्या करेंगे, ऐड करके आधा कर देते हैं। तो 80, देखो 80 और 48 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 128। ठीक है, 128 को अगर आधा करोगे कितना हो जाएगा 128, 128 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तेल हमारा कितना हो जाएगा 64। अब वहीं हमें बी निकालना है, तो इन दोनों को घटा के आधा कर देते हैं। तो इसमें घटाओगे यानी 2 जोड़ दोगे 50 और 30 यानी 32, 32 का आधा करोगे 16, यानी कहीं ना कहीं एल 64 आ गया, ब्रेथ 16 आ गया, यहां तक आ गया। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए यहाँ बोला है कि उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है। समझ में क्या आया? देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वर्गाकार भुजा है, ठीक है, एक वर्गाकार है, इसका कोई एक भुजा है, ठीक है, और यही जो आयताकार भुजा है, ठीक है, आयताकार, तो इसका जो क्या है एरिया, यहाँ पे बोला क्या है, जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, वर्गाकार का एरिया a² होता है, और इसका क्या होता है, इसका एरिया L × B, ये क्या है आपस में बराबर है। यही तो बोला है, उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल a² इस आयताकार क्षेत्रफल के बराबर है, यानी L × B के बराबर में है। बस यहाँ पे L × B का मान हम निकाल ही दिए हैं, और यहाँ पे a² का मान निकाला जाएगा। देखो अब सीधी सी बात है, इसको मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ये आपको समझाने के लिए लिखा था। यहाँ पे हो जाएगा a² बराबर में L × B, ठीक है, ये हो जाएगा a², L × B क्या हो जाएगा 64 इंटू में 16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से a जब होगा तो ये रूट पे चढ़ जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो ये 64 × 16, तो यहाँ a का मान हमारा निकल जाएगा कितना 64 में से अगर मान लो यहाँ 8 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं हमारा कितना आंसर आ जाएगा 32। कहाँ बोला है यहाँ पे, ऑप्शन ए 32। तो ये बढ़िया सवाल था, मेंसुरेशन 2D का सवाल था। जैसे जैसे बोला था यहाँ पर निकालना था, फिर उनका एक भुजा का वही मान निकालना था, जिसको इसके क्या आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर करके। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक परीक्षा में महिला उम्मीदवारों की कुल संख्या कुल छात्रों की इतना है थी। ठीक है, बढ़िया से पढ़ना है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि 75% पुरुष और 62.5% महिला उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। ठीक है, और क्या 332 महिलाएं उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या बताएं। देखो सबसे पहले पहला लाइन पढ़ते हैं। एक परीक्षा में महिला उम्मीदवारों की कुल संख्या कुल छात्रों की संख्या का 37 सहित 1/2 है। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपको मालूम है? 37 सहित 1/2 का ये होता है 3/8।
अब देखो, अब जैसे नहीं मालूम है तो निकाल सकते हो। 37 का 2 गुना कितना होता है? 74 और 1 75, तो 75 बटे ये हो जाएगा 2, और परसेंटेज जाएगा तो डबल जीरो। अब इसको 25 से काटोगे, 25 से 75, यहाँ पे हो जाएगा 25 8 200, यानी 3/8 हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं ये है कि जैसे मान लो हमने इन्हें इसका निकाला, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया था? 3/8। ठीक है, अब देखो, यानी मान लो टोटल संख्या कितना है? 8, जिसमें से महिलाएं 3 है। यही तो बोला है कि महिला उम्मीदवारों की कुल संख्या, कुल छात्रों की संख्या का 37 सहित क्या है? 1/2 है। यानी मान लो टोटल संख्या कितना है? 8, जिसमें से हमारा फीमेल कितना हो जाएंगी? 3, और मेल कितना हो जाएंगे उसके बाद से? क्योंकि 3 निकल गया तो मेल कितना हो गया? 5। अब देखो, इसी लाइन में आगे पढ़ते हैं, और आगे क्या बोला है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से पढ़ना। आगे बोल रहा है कि 75% पुरुष और 62% से 1/2 महिलाएं उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। ठीक है, उत्तीर्ण हुए। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है? देखो, यहाँ पे अनुत्तीर्ण वाला निकाले, सीधी सी बात है, अनुत्तीर्ण निकालना है। यहाँ पे 75% क्या है? अनुत्तीर्ण क्या हुए? उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए। तो मान लो 100% आदमी है, जिसमें से 75% पास हुए, तो फेल कितने हुए? 25%। तो डायरेक्ट हम फेल का परसेंटेज निकाल लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो 5 है, इसमें से 25% क्या है? आदमी क्या हुए? फेल हुए। डायरेक्ट निकाल लेते हैं फेल का। फिर आगे पढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या है? महिलाएं जो 62 सहित 1/8 महिलाएं उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए? तो देखो, 62 सहित 1/2 कितना होता है? इसको हम गुणा कर लेते हैं। 62 का 2 गुना कितना होता है? 124, और 125, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 200। इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा? 25 25, और ये 5/8। यानी कहीं ना कहीं अगर मान लो 5/8 महिला क्या हुए? पास हुए, तो फेल कितने हुए? 3/8। फेल कितने हुए? 3/8। यानी टोटल मान लो कि अगर 8 संख्या है, जिसमें से अगर मान लो 5 पास हुए, तो फेल कितने हुए? 3। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, कि हमारे पास फेल कितने हुए? यहाँ पे 25%, तो 3/8 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 37.5%। तो इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में, क्योंकि परसेंटेज में लिख रहे हैं, तो इसको भी यही लिख देंगे। इंटू में कितना हो जाएगा? 37 का 2 गुना कितना होता है? डायरेक्ट इसके ऐसे ही लिख दो, 3/8, कोई दिक्कत नहीं है। 3/8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करके आप निकाल सकते हो, 1/4 होता है परसेंटेज वैल्यू, 1/4 हो गया बस। अब इसी का रेशियो निकाल लेंगे। ये हमारा किसका है? फेल का है, क्योंकि पास का दिया था, हम फेल का निकाल लिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर रहेगा 3 तरीका 9/8, इंटू में 5/4, ये नीचे नीचे कट जाएगा 2। अब इसको तिरछा तिरछा गुणा कर लो, तो हो जाएगा 9, और ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, यहाँ पे ये कितना, ये हमारा क्या है? महिला है, जिसको हम यहाँ पे फीमेल लिख सकते हैं। ये हमारी फीमेल है, और ये हमारे मेल है। ठीक है, अब देखो, ये फेल का है, समझे? और फेल का है। आगे देखो, फेल का है तो आगे लाइन पढ़ते हैं भाई साहब। देखो, जैसे जैसे बोला है, क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। और यहाँ पर और 324 महिलाएं उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए, यानी 324 महिलाएं जो क्या है? अनुत्तीर्ण, यानी फेल हुई हैं। 324 महिलाएं। अब 324 महिलाएं फेल हुई हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे? महिलाएं कितना है? 9। 9 महिलाएं हैं, सॉरी, ये कितना है? फीमेल है या मेल है? यानी महिलाएं कितना है? 9। इसमें 9 का वैल्यू कितना दे रखा है? 342। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? तो अनुत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या, यानी कहीं ना कहीं 10 का वैल्यू नहीं निकालना है। यही तो अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए, तो डायरेक्ट निकाल दो। 342 क्या है? 9 का मान है, और हमें 10 का मान निकालना है बस। जैसे जैसे लैंग्वेज घुमाया है, वैसे वैसे पढ़ते जाना है। 9 से इसे काट दो, 9 3 27, फिर उसके बाद से कितना आ जाएगा? 3 7 9 8 72, यानी फेल हुए कितना? 380 स्टूडेंट जो है, जो क्या है? पुरुष, मेल जो है फेल हुए। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो ये बढ़िया सवाल था। ठीक है, यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि पहले यहाँ पे अनुत्तीर्ण वाला निकालते हैं, फिर उसके बाद से निकाल के, फिर उसके अनुत्तीर्ण निकालने के बाद से फिर उत्तीर्ण का निकालते हैं, फिर उसका करते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे अनुत्तीर्ण निकाले, और उसके बाद से इसका वैल्यू निकाल दिए। तो ये थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, समझ रहे हो? ये पूछा कहाँ है? देख रहे हो, बीएसएससी असिस्टेंट 2023 में पूछा हुआ है। बिहार मतलब बीएसएससी में ही पूछा था। असिस्टेंट का अलग अलग पेपर होता है, असिस्टेंट का भी वैकेंसीज भराया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको थोड़ा बहुत बनाने में क्या होता है? टाइम लगता है, बट अगर आपकी कॉन्सेप्ट चीजें सही हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे आप पढ़ते जाओगे, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% के छूट से एक पुस्तक बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अंतर बताएं। देखो, एक फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या? एमपी अपॉन में सीपी। देखो, एमपी अपॉन में सीपी, इसके सामने होता है 100 प्लस, ठीक है, प्रॉफिट इनटू में लॉस परसेंटेज, और यहाँ पे होता है 100 माइनस में डिस्काउंट।
सेम इसी एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा। अब जैसे जैसे बोला है यहाँ पे क्या बोला है, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% के छूट के साथ बेचने पे एक पुस्तक को 25% का लाभ होता है। यानी एमपी और सीपी का हम रेशियो निकालते हैं तो 25% का लाभ होता है। 100 की चीज में 25 का लाभ होगा, कितना में जाएगा 125, और 100 की चीज में 10% का छूट होगा। यहाँ पे देख रहे हो छूट हो रहा है 10% का, तो 100 में से 10 का छूट हो गया, यानी 90 का हो जाएगा। बस अब इसी का रेशियो निकाल देना है हमें। अब इसको काट देंगे, देखो इसको काटते हैं कैसे, 5 से काटते हैं, 5 से 25 बार में, फिर 5 से 18 25 90। और पूछा क्या है यहाँ पे, पहले ध्यान से देखना पूछा क्या है। पूछा क्या है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अंतर, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, यानी पहले हमारा सीपी आएगा, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य है हमारा सीपी कितना है 18 और अंकित मूल्य क्या है 25, यानी 18:25 होगा। कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये बढ़िया सवाल था। बस एमपी और सीपी का आपका ये वैल्यू याद होना चाहिए कि एमपी अपॉन सीपी होता है तो 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन लॉस परसेंटेज, और सीपी के सामने 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो इजी सवाल था, इसमें कुछ था नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संख्या इतना इतना में 8 के स्थानीय मानों का, क्या बोला है, 8 के स्थानीय मानों का अंतर निकाले। बहुत लल्लू सा सवाल होता है, इजी सवाल होता है। देखो इसका एक ट्रिक होता है, यहाँ पे कितना है 4 8 6 5 8 2। अब देखो जहां जहां 8 है उसको पहले सर्कल कर लेते हैं। यहाँ 8 है, ठीक है, यहाँ 8 है, तो 8 को कैसे क्या करते हैं हम, यहाँ पे कुछ नहीं करते, यहाँ पे 8 ले लेंगे और इसके बाद से देखते हैं कितने संख्या है। जैसे मान लीजिए 8 के बाद कितने संख्या है, एक संख्या, तो एक जीरो ले लेंगे, ये पहला निकल के आ गया। फिर दूसरा लेते हैं, यहाँ पे 8 है, अब इसके बाद से देखते हैं कितनी संख्या है। ठीक है, यहाँ पे कितना 1 2 3 4, तो यहाँ पे 8 ले लेंगे, फिर 4 संख्या 1 2 3 4, अब इसी का डिफरेंस ले लेंगे बस। स्थानीय मान के यही तो अंतर होता है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 80 माइनस कर देते हैं। लो भाई साहब, इसमें से 80 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 0, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पे 9, ठीक है, और फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 79920, 79920 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत इजी सवाल होता है। स्थानीय मान का अंतर बोला है, जो वैल्यू बोलता है, जैसे मान लो 6 का बोलता है, 6 लेते हैं, 6 के बाद से कितने संख्या उतने संख्या 0 बैठा देते हैं। तो ये इजी सवाल होता है, इसमें कुछ दम नहीं होना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। 11 पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, ठीक है, उनमें से एक नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों का वर्तमान औसत 15 वर्ष हो जाती है। तो तथानुसार नए शामिल लड़कों का वर्तमान आयु निकालें। बढ़िया सवाल है, एज का सवाल है। इसमें बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, मान लो यहाँ पे कोई प्रेजेंट है, प्रेजेंट से कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जब हम पीछे जाते हैं तो क्या बोला है कि 4 लड़कों का औसत आयु 9 वर्ष था, यानी कोई 4 बॉयज थे हमारे पास, इसका औसत आयु कितना था, 9 वर्ष था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम प्रेजेंट में लाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे 9 वर्ष थे, ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें अगर मान लो कि अगर 9 वर्ष सबका, अगर मान लो सबका अगर 5 साल पीछे जा रहे हैं और फिर उसको सबको 5 साल आते हैं, तो डायरेक्ट इसमें ऐड कर देंगे, तो इसमें हमारा 5 साल ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 9 5 14। अब कहीं ना कहीं प्रेजेंट में उस चारों बच्चों का एज कितना है, 14 वर्ष है, ठीक है, औसत आयु 14 वर्ष है चारों बच्चों का। आगे पढ़ते हैं। आगे इन्होंने बोला है क्या, शामिल, उसमें बोला है उनमें से एक नए लड़के शामिल होने से उन पांचों का वर्तमान औसत 15 वर्ष हो जाती है। ठीक है, एक नया लड़का शामिल हो जाता है। अब मान लो ये 4 का कितना है 14 है, तो टोटल का अगर निकालेंगे तो 14 चौका कितना हो जाएगा 56। अगर टोटल का एवरेज सम निकालेंगे, टोटल का सम निकालेंगे कितना हो जाएगा 56, यानी टोटल का सम 56 हो जाएगा। एक संख्या इसमें ऐड हो जाता है, यानी 4 में से कितना हो जाएगा 5 बॉयज, और उनका औसत कितना हो जाता है 15, यानी 55, 15 से गुणा करने में कितना हो जाएगा 15 5 75। ठीक है, अब यही तो बोला है, पढ़ लेते हैं। देखिए ये बोला है कि तथानुसार नए शामिल होने वाले वर्तमान आयु कितनी होगी। जो बच्चा नया शामिल हुआ है, जो नया नया हाल फिलहाल में आया है, उसका वर्तमान आयु कितना होगा, ये वर्तमान का ही निकालेंगे। वर्तमान में इन चारों लोगों का आयु कितना है, चारों लोगों का योग मिलाएंगे 56 और ये पांचों का 75, तो इसमें से 75 में से 56 घटाएंगे तो जो नया है उसका निकल जाएगा। तो इसमें 4 और 15 4 19, यानी जो नया वाला आया है उसका एज कितना है 19 साल। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर टी। तो जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे लिख लेंगे, इसमें कुछ था नहीं, बस समझना था यहाँ पे कि जब यहाँ पे पीछे जा रहा है फिर अगर फिर आगे आएगा यानी प्रेजेंट में आएगा तो सब में 5 वर्ष ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि अगर एवरेज 10 लोग हैं, 10 का एवरेज अगर मान लो कि हर किसी में एक एक बढ़ा दे रहे हैं तो सारे लोगों में एक एक बढ़ जाएगा, यानी फिर 10 लोगों का एवरेज कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर 10 से स्टार्टिंग में और सब में एक एक बढ़ा रहे हैं तो सभी लोगों का एक एक बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जिसके बुक के बारे में बताए थे, सबसे पहले ये बिहार एसएससी आदित्य रंजन सर का बुक है बीएसएससी, जो प्रैक्टिस बुक है, इसमें टोटल 20 सेट आपको मिलता है। ठीक है, एकदम बढ़िया बुक का खासियत क्या है
कि सबसे पहले इसमें आपको देखो, इसमें विषय कौन कौन से मिलेंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन होता है, सामान्य अध्ययन, विज्ञान एवं गणित का सवाल मिलेगा, फिर मानसिक यानी मानसिक रुचि जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। टोटल 150 प्रश्न एक शिफ्ट में कितना 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें 600 नंबर के होते हैं। ठीक है, ये टोटल 20 सेट है, नहीं समझ रहे हो, 600 नंबर का एक सेट है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। और सारे इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ मैथ्स है, इसमें रीजनिंग भी है, जीएस भी है आपके, और उसके बाद से क्या है, करंट अफेयर। ठीक है, सारे जितने जीएस में जो, क्योंकि 3 ही पार्ट में होता है, मेन होता है। पहला क्या होगा, मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, और तीसरा क्या, जीके जीएस, जिसमें सारे आते हैं, करंट आ जाते हैं, आपका साइंस आ जाता है और कंप्यूटर आ जाता है, बाकी बिहार जीके भी उसी में आ जाता है। ठीक है, तो ये बुक मंगाइए, आपको 20 सेट है, काफ़ी आपको लिए हेल्पफुल होगा। देखो बहुत ऐसे बच्चे होंगे ना, जिनको जैसे मान लो कि जो कोई भी एप्लीकेशन पे अपना मॉक देते हैं, तो उनका एक होता है फ्लो बना होता है, बट लेकिन जब आपके सामने बुक होता है और उसके सामने जब बुक से बनाओगे ना, तो अलग सा फीलिंग आता है, समझ रहे हो, क्योंकि बुक में सारे एक ही बार में आएंगे चीज़ें, और उसके बाद से इसमें सॉल्यूशंस भी अच्छे मिलते हैं। क्योंकि यार टेक्स्ट बुक से अगर मान लो यार कहीं भी आप मॉक दे रहे हो, तो उसका सॉल्यूशन उतना अच्छा नहीं होता है जो बुक में सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन जो बहुत बढ़िया से अच्छा क्वालिटी के साथ इसमें सॉल्यूशन दिया गया है। जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग अप्रोच बताता हूँ, अलग अलग टाइप से बताता हूँ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में ऐसे सॉल्यूशन इस बुक में मिलेगा। तो इस बुक को आप मंगाएं, आपको ये मिल जाएगा कहाँ पे, एक तो अमेजन पे भी मिल जाएगा, बाकी फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, और इस बुक का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से मंगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या के कितना परसेंट, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत छोटी है। ठीक है, देखो मान लीजिए 3 संख्या है, 1 2 और ये 3 संख्या है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है दो संख्या है जो तीसरी संख्या से क्या है 20% और 28% छोटी है। मान लो तीसरी संख्या को मैंने 100 मान लिया, तो 20% छोटी है, तो यहाँ पर मत लिख देना 80%, 20% छोटी यानी पहले वाली की बात कर रहा है, यानी 20% छोटी है, यानी 100 से 20% छोटी 80 हो जाएगा। और दूसरे में कितना 28%, यानी 100 से 28 घटा दो तो 72% हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत छोटी है। जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से, दूसरी संख्या जो पहली संख्या से कितनी परसेंट छोटी है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या है कितनी छोटी है, 8 छोटी है। से बोलता है, के बोलता है, उसको नीचे बोलते हैं, यानी पहली से बोला है, यानी 80 को नीचे लिख देता है, इंटू में 100% निकाल देते हैं, बस बहुत ईजी सवाल था। इसको 8 को काटोगे 10 बार में, और इसको 10 से काट दो, यानी 10% छोटी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10% का है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़िया सवाल था, बस बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको 80 मान लेते हैं, उसको 72 मान लेते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यदि p बराबर x-1 और q बराबर x+1 है, तो ये वाला वैल्यू निकालना है। बहुत ईजी होता है। देखो अगर मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे q का स्क्वायर कर दिया है, फिर p का स्क्वायर करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं, q का स्क्वायर करेंगे यानी क्या, x+1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर आगे क्या है माइनस, फिर यहाँ पे बोला x-1 का स्क्वायर कर देंगे। देखो यहाँ पे अगर जब हम पढ़े होंगे ना, जब स्टार्टिंग में आप पढ़ते हो, तो एक फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर, फिर प्लस में a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये प्लस में बोला है और ये प्लस बी a-b है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग याद करने का ये होता है, एक इसका रिजल्ट निकल के आता है 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये निकल के आता है। बट लेकिन वही होता है अगर मान लो a+b का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस आ जाए और फिर a-b का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 4ab। तो कहीं ना कहीं देखो सेम यही है, यहाँ पे बस b के जगह पे यहाँ पे क्या 1 है, a के जगह पे x है, सेम माइनस किया गया है, यहाँ पे माइनस किया गया है, तो 4ab यहाँ पे निकल के आएगा। तो इसका हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, 4, a की जगह पे x आ जाएगा और b की जगह पे 1 लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट 4 आ जाएगा, 4x। ये डायरेक्ट आपका ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 4x आ गया, हमारा किसका मान आ गया 4x, p और q का मान डायरेक्ट आ गया 4x, तो इसी का तो रूट लगाना है हमें, p और q का ही तो रूट लगाना है। अगर मान लो 4x यहाँ पे लगाना है 4x, तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ से 4 है तो इसको यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, रूट में x आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2√x। ठीक है, अब बोलोगे भैया काम करो, इसको पूरा बेसिक से आप बना दो, जैसे बोला है कि बेसिक से बना के दिखाओ। तो ये तो हो गया, चलो फॉर्मूला बेस, जिसको फॉर्मूला याद है तो बना देगा, और जिसको याद नहीं है तो उसको क्या करना है, देखो इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, p और q का स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो देखो इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस में 1, फिर प्लस में 2x, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस में 1 के स्क्वायर 1, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस के जगह पे प्लस में हो जाएगा कितना 2x। अब देखो यहाँ से जो चीज़ें कट रही है काट दो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
एक्स स्क्वायर यहाँ से कट जा रहा है। अब यहाँ पे बचा क्या है 2x, फिर यहाँ पे 2x कितना है 4x, और देखो -1 1 खत्म हो गया, यानी कहीं ना कहीं 2x इंटू क्या है 4x जो हमने डायरेक्ट निकाला था। तो हमारा p और q का मान कितना आ गया 4x। अब ठीक है, p और q का मान डायरेक्ट हमें क्या डायरेक्ट हम निकाल दें p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यही इसी का तो मान निकाले हैं डायरेक्ट q स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम रूट में क्या लिख देंगे 4x। अब मान लो 4 को निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और इसमें x निकल जाएगा, यानी 2√x, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो वैसे भी निकाल सकते हो, बाकी मैंने फॉर्मूला से ही बताया, अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा से एक स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है। जैसे मान लो कोई आदमी है, पहले 12 किलोमीटर चल रहा था, अब उसके जगह पर 18 किलोमीटर चलने लगा, जिसकी वजह से 24 किलोमीटर अधिक चल रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है, यानी जो तय किया गया है उसका स्टार्टिंग का दूरी कितना किलोमीटर वो तय किया। तो सबसे पहले देखो, अगर मान लो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पहले मैं यहाँ से मान लो कोई पॉइंट है, समझो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, मान लो ये मेरा घर है और यहाँ ऑफिस है मेरा, ठीक है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ समझो 10 के स्पीड से, ठीक है, 10 के स्पीड से, मान लो 10 के स्पीड से जा रहा हूँ तो 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। अब सेम वही करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं फिर यहीं से जाता हूँ और 20 के स्पीड से जाता हूँ, ठीक है, तो 1 ही घंटा लगता है। स्पीड 20 के स्पीड से जाता है 1 ही घंटा हो, बट ऐसा करता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे हम 20 किलोमीटर गए ना, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा चल जा रहे हैं 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ भी 1 घंटा गया है, यहाँ भी 1 घंटा, यानी कहीं ना कहीं हमारा टाइम सेम है। जब भी हम टीएचडी में पढ़ते हैं, अगर टाइम सेम होता है तो एक चीज होता है, जब अगर हमारा टाइम सेम हो गया, जब टाइम सेम हो गया ना, तो डिस्टेंस होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्या स्पीड का, यानी जो हमारा स्पीड का रेशियो है ना वही डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। तो यहाँ स्पीड का रेशियो कितना है 12 और उसके बाद से कितना हो गया 18, यही रेशियो हमारा हो जाता है। अब इसको हम काट लेंगे, देखो अगर इसको डायरेक्ट काटते हैं तो किससे काटेंगे 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, ठीक है। अब इन्हीं का डिफरेंस दिया है, एक का वैल्यू कितना दे रखा है, कितना किलोमीटर अधिक जाता है 24। अगर प्रारंभिक बोला है ना वास्तविक दूरी बोला है तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, और फाइनल दूरी बोलता है कि कितना फाइनल है तो 24 या 72 होगा, बट वास्तविक बोला है तो 48 किलोमीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत इजी सवाल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ऐसे भी ले सकते हैं कि 12 और 18 का डिफरेंस 6 का मान दे रखा है 24, 1 का मान 4, तो फिर 12 का मान निकलना है 12 चौका 48, तो कलम उठाने की नीड भी नहीं थी, बस आपको क्वेश्चन देखना था और दिमाग में कैलकुलेशन करना था, कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। तो इजी सवाल था। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना होता है, वीडियो को लाइक करिए, नहीं तो एकदम फ्लो में जैसे हम पढ़ा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं आप, तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा ये मोटिवेशन बना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कह रहा है कि 1820 रुपये का साधारण ब्याज पर 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक इतना % प्रति दर से उसका दर क्या, इसका निकालना है क्या, हमें दर होगा, प्रति वर्ष की दर से होगा, क्या निकालना है साधारण ब्याज, यही तो बोला है 1820 रुपये का साधारण ब्याज, यानी कहीं कि हमें प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है रेट भी दे रखा है, और यहाँ पर टाइम भी दे रखा है, बस टाइम कैलकुलेट करना है और हमें निकालना है क्या सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, एसआई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या होता है 100, ठीक है। एसआई निकालना है, प्रिंसिपल 1820 दे रखा है तो एसआई बराबर लिख दो 1820, रेट कितना दे रखा है 7 सहित 1/2, इसको गुणा कर लेते हैं, 7 दूना 14 15/2, 15 और बट्टे में 2 को नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ 15/2 हो जाएगा, और टाइम कैलकुलेट करना। अब टाइम कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ 9 मार्च से कहाँ तक जा रहा है 21 मई तक, ठीक है। चलो तो मार्च 2019 में मार्च कितने का होता है, हमेशा कोई भी साल हो मार्च हमेशा 31 दिन का होता है, तो देखो 9 में हम 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 9 कितना होता है तो 31, यानी 22 दिन इसमें, फिर मार्च के बाद से क्या था अप्रैल 30 दिन का होता है, फिर मई में कब तक जाना है 21 दिन तक, टोटल दिन कितना हुआ 22 और 30 कितना हुआ 52, और 52 और 21 कितना हो गया 52 और 21 73, यानी 73 दिन का हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो टाइम हमारा कितना आ गया 73 दिन। बट यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, लाइन पढ़ते हैं, बोला क्या है यहाँ पे वर्ष बोला है कि प्रति वर्ष बोला है, यानी जब भी वर्ष बोला है यानी हमें सालाना पर निकालना है, जब सालाना पर निकालना है तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे 365 से बस, और इंटू में 100 कर देते हैं। चलो अब इसको कैलकुलेट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलो काटते हैं, यहाँ पे देखिए काटते हैं, सबसे पहले मान लो 73 से 5 बार में कट जाएगा 365, फिर 5 से काट दो इसको 3 बार में कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 खत्म, फिर इसको 2 से काट दो 2 9 18 2 1 2, यानी एसआई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 91 का 3 × 3 29 27 273 डिवाइड बाई 10, यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 27.3 रुपये हो जाएगा, कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी।
तो ये बढ़िया सवाल था। जब रेलवे का आप सेट पढ़ रहे होंगे मेरे से ना, तो वहाँ पे मैं इसके बारे में बताया था। सोचो ये ऑलरेडी यहाँ पे पूछा है 2020 में, बाकी रेलवे भी पूछ रहा है अभी, जो हाल फिलहाल में आरपीएफ एसआई हुआ, कांस्टेबल हुआ, या वो अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, वैसे क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ था। तो बस यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि डेट निकालना होता है, डेट निकाल के फिर निकालना होता है। तो एक बार चीज़ें आप लोग देख लोगे तो हमेशा इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा ईजी में आप सॉल्व कर पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 पढ़ते हैं। 16 पुरुषों का औसत वजन 1 किलोग्राम में वृद्धि हो जाती है जब एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है। ठीक है, 6 पुरुष है, औसत वजन क्या होता है, 1 किलो वृद्धि हो जाता है कब, जब कोई एक नया आदमी उसमें ऐड किया जाता है। अब बोला शामिल किया जाता है जिसके बदले 60 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को बाहर किया जाता है। समझो तो नए व्यक्ति का क्या हुआ, वजन क्या है, समझो क्या है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 6 लोग हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई एक आदमी है, जैसे मान लो मैं 60 केजी का हूँ, 60 केजी का हूँ। अब मेरे को क्या हो रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है, बाहर निकल जा रहा है, और जो आदमी आ रहा है उसको इसमें डाला जा रहा है, जिसकी वजह से सारे लोगों में 1-1 केजी बढ़ जा रहा है वजन। तो कहीं ना कहीं जो ये गया है ना, ये तो अपना लेके गया, लेकिन जो आया है ना वो ज्यादा लेके आया, तो अभी तो सारे लोगों में 1-1 बढ़ गया है। तो जो आया है, यानी समझो 60 किलो का गया है, तो जो आया है वो 60 किलो से ज्यादा होगा, तो हमारा आंसर होगा 60 किलो से ज्यादा। तो ये 46 से खत्म हो जाएगा, 3 आंसर बचा। अब 60 किलो से ज्यादा होगा, ठीक है, तो पहले वो आया तो 60 किलो सारे में भर दिया, यानी 6 लोग हो गए, सारे में भर दिया। अब कितना ज्यादा हुआ, अगर देखो 6 लोग हैं तो 6 पे कितना ज्यादा, 1-1 ज्यादा, यानी सब में 6 पर 6 लोगों में 1-1 ज्यादा, यानी 6 × 1, यानी 6 किलो ज्यादा हुआ। तो 60 किलो वाला गया था, तो सब पहले आया तो 60 किलो भरा उसको, और फिर 6 किलो ज्यादा भी हो गया, यानी जो नया वाला व्यक्ति है कितने किलो का होगा, तो पहले 60 किलो भरा भी था और बाकी 6 किलो ये हो गया, यानी जो नया वाला व्यक्ति होगा 66 किलो का होगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें कुछ बनाने का था ही नहीं, बस क्वेश्चन जैसे बोला था पढ़ना था, एकदम ईजी सवाल था। समझे कितना आसान वे में मैंने समझा दिया कि जो गया है भाई 60 केजी का लेके गया है, लेकिन जो आया है जिसकी वजह से सारे लोगों में 1-1 केजी वजन बढ़ गया, यानी कहीं ना कहीं वो आया तो 60 केजी उसका भरपाई करेगा, और फिर जो ज्यादा है सब लोगों में बांट दिया। एवरेज का मतलब यही होता है ना, सब लोगों को बराबर करना। तो यानी 6 लोगों में 1-1 किलो बांधा, यानी 6 किलो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 60 × 6 66। तो एकदम पढ़ना था और इजी वे में सॉल्व करना था, इजी सवाल था। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1683 रुपए की राशि है, ए बी सी के मध्य वितरित किया गया है। यदि ए का 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग, सी का 1/4 भाग क्रमशः बराबर है, तो बी का कुल राशि निकालना है, टोटल वैल्यू बी का निकालना है। देखो ये हमें कहा रेशियो का सवाल है, ए का 1/2 भाग, ठीक है, फिर मान लो इसका ये बराबर है बी के कितना 1/3 के भाग के, फिर सी के 1/4 का। देखो ये डायरेक्ट होता है, ए का मान यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट 2, फिर बी का मान होता है 3, फिर सी का मान कितना हो जाता है, यहाँ बराबर होगा, सी का मान कितना हो जाएगा 4, क्योंकि जब भी अगर बट्टे में होता है ना तो यही उल्टा उसका मान हो जाता है। अब बोलो भैया एक काम करो, इसको निकाल के बता दो, देखो निकालते हैं कैसे। अब ऐसे निकाल लो, तो ये हो जाएगा कितना, a/2 और बराबर में b/3 और c/4। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, मान लो इसका एलसीएम हम 12 मान लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6a, फिर बराबर में कितना हो जाएगा 4b, फिर यहाँ पे कितना 3c। अब फिर इसका लेते हैं, अब इसका लेते हैं तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ए का निकालना है तो इसको ढाक के इसका करते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4×3 12, फिर बी का निकालते हैं तो इसको ढाक के फिर दोनों गुणा करते हैं, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 6×3 18, फिर सी का निकालना है तो इसको ढाक के ये 6×4 24। अब इसको काटो, फिर मान लो इसको हम 6 से काटते हैं तो 6×2 12, 6×3 18, 6×4 24, यानी कहेंगे ए का 2, बी का 3, सी का 4, सेम वही आ गया। तो मैं डायरेक्ट लिखा था, जब भी ऐसा आ गया a/2 ना, तो जो बट्टे वाला वैल्यू होता है यही ए का मान हो जाता है, यही बी का मान हो जाता है, यही सी का मान हो जाता है, ठीक है। तो इतना झोल झपट्टा करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा निकल के आ गया क्या, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4, और टोटल इनका वैल्यू कितना दे रखा है 1683, यानी कहीं ना कहीं जो 1683 है कितना का मान है, 4 3 7 2 9 का मान है। और पूछा क्या है, बी का मान पूछा है, बी का मान यानी क्या 3 का मान पूछा है। देखो अब इसको काट लेते हैं हम, देखो 3 से 3 बार में खत्म, 3 से काट लो, 3 × 5 = 15, फिर यहाँ पे 3 दूना 6, 3 × 5 = 15 1 होगा, सॉरी 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 3 यानी 561 हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़िया सवाल था, बस यहाँ समझना था कि रेशियो कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। अब ऐसा कोई भी सवाल आएगा इजी में आप बना लोगे, कैसे, जब भी नीचे बटे में आता है वहीं उसका मान हो जाता है रेशियो में। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है उस मापने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 48 मीटर, 72 मीटर और 96 मीटर और 120 मीटर की लंबाई को ठीक से मापने में उपयोग किया जाता है। जब क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको एक चीज समझ में आया है, क्या समझ में आया बताओगे आप। देखो यहाँ पे बोल दिया है क्या, छड़ की अधिकतम लंबाई। जब भी वो बोला अधिकतम लंबाई ना, तो समझ जाओ यहाँ पे क्या बात कर रहा है वो,
HCF का बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो यहाँ पे कितना है, 48, 72, फिर इसका 96, फिर 120। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अब देखो जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन आता है उसको ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है। अब इसमें से वो ऑप्शंस उठाओ जो सबको काट दे, वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे बड़ा, जिसमें क्या, इसमें कोई ऐसा कॉमन निकल जाए सबसे बड़ा जो सबको डिवाइड कर पाए। अब समझो मैं 20 उठाया तो 20 क्या करेगा, 120 को काट देगा, बाकी 3 को नहीं काटेगा, यानी खत्म 20। फिर हमने यहाँ 24 उठाया, 24 उठाया तो क्या करा, 24 48 को काट देगा, 72 को भी काट देगा, 96 को काट देगा, 24 + 120, यानी हमारा 24 यही हो जाएगा। बाकी छोटे हैं, इसका जरूरत ही नहीं है, हाईएस्ट कौन पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप 16 को भी उठा के देख लो, 16 को उठाओगे तो क्या, 16 के पहाड़ा में 120 नहीं आता है तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। फिर 12 को उठा लो तो 12 सबको काटेगा, बट हमें हाईएस्ट निकालना है, यानी 24 होगा, क्योंकि 12 भी तो काट रहा है, तो 12 तो इससे कम हो जाएगा, यानी हाईएस्ट निकालना है, यानी 24 होगा आंसर। इजी सवाल होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा भी दम नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा कि एक गांव की जनसंख्या 5000 है, इनमें से प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि एवं उसके अगले वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। इजी सवाल है। पहले वर्ष की स्टार्टिंग में गांव की जनसंख्या कितना थी, 5000। अब हम इसको क्या, सीरीज मेथड से निकाल लेते हैं। पहले वर्ष 10% की वृद्धि होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10, यानी 10 की चीज 11 में जा रही समझोगी, यानी पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 11। और फिर दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 से 6 हो जा रहा है, यानी मान लो यहाँ पे 5 था तो ये 6 हो जा रहा है। देखो अब इसमें एक और चीज नोटिस करोगे ना, तो वो चीज नोटिस करने वाली क्या है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ ऊपर 11 है, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा ना 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल देखो, 67 कटता है नहीं कटेगा, 68 कटता है नहीं कटेगा, 11 के पढ़ा में 65 है नहीं हटा, 11 के पढ़ा में 66 है, ऑप्शन नंबर डी, 11 6 के 66। तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 11 का मल्टीपल देख के हम निकाल लिए। बट फिर भी अब इतना ईजी सवाल है तो कैलकुलेशन भी कर लो। देखो यहाँ से 1 0 1 0 खत्म, 5 से इसको काट दो 100 बार में, ठीक है। अब 11 से 66 में 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 6600, और 6600 का है तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये लल्लू सवाल होता है, सबको इजी वे में आपको नंबर देने के लिए आता है, कि ये आके आपको ऑटोमेटिक 3 नंबर दे देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का। देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं। जब यहाँ पर सर्कल बनाओगे ना, सर्कल, तो टोटल सर्कल का एरिया क्या होता है, यहाँ मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से ये इसका रेडियस हो जाता है। ठीक है, हमें त्रिज्या खंड का बताना है, त्रिज्या खंड का बताना है तो समझो यहाँ से मान लो ये 2 लाइन हो गया। अब हमें मान लो ये पूरा जो है ना, ये त्रिज्या खंड जो हमारा ये, इसी का हमें सेक्टर का, समझो सेक्टर का क्या एरिया बताना है। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या होता है, θ/360 इंटू में πr², बस ये फॉर्मूला होता है, इससे बन जाएगा। अब थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 बटे में क्या 360 इंटू में पाई का मान 22/7, आर का मान क्या दे रखा है इन्होंने, रेडियस 7 दे रखा है, यानी 7 है ये रेडियस हमारा कितना है, 7 इंटू में 7, बस अब इसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। देखो 7 से 7 खत्म, 60 से 6 बार में खत्म, 6 को इसको काटते हैं 2 से 3 बार में, 2 से 11 बार में, तो 11 से 77 बटे में 3 आ जाएगा हमारा। 11 से 77 बटे 3 कहाँ है, 77 बटे 3, ऑप्शन नंबर बी। तो इजी सवाल था, बस आपको सेक्टर का फॉर्मूला मालूम था कि θ/360 इंटू πr² होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोई धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का के बीच 20% वार्षिक दर से 4 वर्षों में अंतर इतना है तो वो धनराशि ज्ञात करें। यानी हमें धनराशि यानी प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बोल रखा है और साधारण ब्याज बोल रखा है। यहाँ पर रेट दे रखा है 20% और 4 सालों का दोनों का अंतर निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अगर मान लो सीधी सी बात है अंतर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे SI हो गया, यहाँ पे CI हो गया। तो SI तो हर साल सेम चलता है, जो अगर मान लो 10% पहली साल है तो दूसरी साल भी 10%, तीसरी साल भी 10%। बट CI में क्या होता है, जो रेट होता है रेट पर 8% लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मान लो कि 20% के हिसाब से 4 साल के लिए, तो SI कितना हो जाएगा 80%, इसका रेट निकल गया। हमें CI का निकालना है, CI में झोल होता है 20% का अगर मान लो कि हम निकालते हैं 4 साल के लिए, तो सबसे पहले 20 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 साल के निकालेंगे। 2 साल के निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या होता है 44%, बट फिर भी निकाल लो कैसे होता है, सक्सेसिव लगा लेंगे 20 + 20 इंटू 20 इंटू में 20 बटे में 100,
ठीक है, बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 20 40 और 4 44, यानी 2 साल के लिए 44 हुआ। फिर 4 साल का निकालना है तो फिर 2 साल का 44, यानी दोनों साल का 2 2 साल का आएगा 44 44, ये फिर दोनों 44 44 का सक्सेसिव लगा लो। तो यहाँ पर हो जाएगा 44, फिर प्लस में 44, फिर प्लस 44 इंटू में 44 बटे में 100, तो 44 दूना 88, फिर प्लस इसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यानी 25 से कितना कम है 6, यानी 19, और फिर 6 का स्क्वायर 36, 2 100 है तो 2 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 88 में 12 जोड़ दो कितना हो जाएगा 100, फिर 12 7 यानी 107.36, यानी जो 4 साल का हमें सीआई निकला है 107.36 निकला है। इसको मिटाते हैं और डायरेक्ट निकालते हैं, हमें 4 साल का सक्सेसिव कितना निकल गया इसका 107.36, ठीक है। अगर 4 साल का अगर हम निकालते हैं 4 ईयर का तो कितना है 107.36। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यही तो बोला है, देखो 20% बढ़ती तथा 4 वर्षों का अंतर इतना दे रखा है, ठीक है। अंतर कितना दे रखा है 684, बट यहाँ पे परसेंटेज में इन लोगों का अंतर कितना दे रखा है 80 20 100 यानी 27 पॉइंट, यानी देखो रुपया में कितना दे रखा है 684, परसेंटेज में कितना दे रखा है 80 में 20 जोड़ दो 100 यानी 27.36, और निकालना क्या है धनराशि यानी 100% का मान निकालना, बस अब कैलकुलेट कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आ जाएगा। अब काटते हैं, देखो अब इसको काटते हैं 9 से, 9 3 27 0 9 4 36, फिर इसको काटते हैं 9 7 63, फिर यहाँ पे 9 6 54 76 आ गया। देखो 76 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 76 से अगर काटते हैं डायरेक्ट में काट के 19 से काट देते हैं, 19 चौका 76, 19 से कम 19, फिर यहाँ पे कितना आ गया 114, तो 19 5 95, 19 6 114 यानी 16 से कट जाएगा। फिर इसको 4 से काट दो 4 बार में, 4 से काट दो इसको 4 से काट दो 25 यानी 00, यानी कितना आ जाएगा 25 से आंसर आ जाएगा कहाँ ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल था, बस आपको 20% का सक्सेसिव निकालना था 4 सालों के लिए, ठीक है। जो 2 साल के लिए अगर 44 होता है, अगर 2 साल को याद था तो दोनों को आप फिर दोबारा सक्सेसिव लगा के आप यहाँ पे इसका रेट निकाल लोगे, इसका रेट का दोनों का डिफरेंस इसका वैल्यू दे रखा था, 100% का मान निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा 20 गायकों और 40 नर्तकों में एक समूह में 20% गायक 25 वर्ष की कम आयु के हैं, ठीक है। मान लो 20 गायक और 40 नर्तक है, यहाँ पे गायक को हम सिंगर लिखते हैं और नर्तकों को डांसर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 20 सिंगर 40 डांसर। अब इसमें बोला है कि 25 वर्ष से कम, यानी मान लो यहाँ से 25 वर्ष से कम, यानी हम ऐसे लिखते हैं यानी -25, ठीक है। यहाँ पे -25 लिखते हैं, क्या हो रहा है यार, -25 लिखते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, बोल रहा है क्या, देखो एक एक लाइन पढ़ते हैं, इजी में समझ में आ जाएगा। 20% गायक 25 वर्ष से कम, 25 वर्ष की आयु से कम के हैं, ठीक है, कम के हैं। 20% गायक, गायक यानी सिंगर, 20% यानी 20 का 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी जो 4 लोग हैं ना हमारे पास, इसको दूसरा कलर से लिखते हैं ताकि समझ में आएगा। जो 4 लोग हैं ना, ये 4 लोग, ये 25% से कम आयु के हैं, 25 वर्ष के कम आयु से। आगे पढ़ते हैं, और पूरे समूह में 40% 25 वर्ष से कम आयु के हैं, पूरे समूह में, यानी पूरा समूह में कितने लोग हैं 20 और 40 60 है। जो 60 का जो है 40% यानी 4/10 डायरेक्ट 24 आएगा। 24 लोग जो हैं यहाँ पे, मान लो टोटल यहाँ पे 24 लोग हैं जो 25 वर्ष से कम है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो सिंगर में अगर देखेंगे तो 4 लोग हैं जो 25 वर्ष से कम है, पूरे समूह में 24 वर्ष से कम है, तो बाकी 20 लोग किस में आएंगे, 20 लोग इसमें आएंगे, 20 लोग जो डांसर होंगे जो 25 वर्ष से कम होंगे। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे लाइन बोला है वैसे वैसे पढ़ते आ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, तो बोला है कितने प्रतिशत नर्तक 25 वर्ष के आयु से कम के हैं, कितने प्रतिशत नर्तक, कितने परसेंट नर्तक यानी कितना है डांसर, यानी कितने परसेंट डांसर जो है 25 वर्ष कम आयु के, यानी 20 है, 20 है कितने पे 40 पे, डायरेक्ट निकालो, 20 है कितने पे 40 पे, इंटू में 100% निकाल दो, बस ऐसे देखो 20 से 2 बार में, 2 से 50 बार में, यानी 50% नर्तक यानी डांसर है जो 50 किससे है 25 वर्ष से कम है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़िया सवाल था, कंफ्यूजन वाला सवाल था, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे बोला है क्वेश्चन वैसे पढ़ते जाना है, और जो जो बोला है इज्जत वे में निकालते जाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। तो मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है और कमेंट भी करना है, ठीक है। जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि हाँ भैया ये अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट में बताओ, और क्या चीज़ें और आप लोगों के बेटर कर सकते हैं वो भी आप कमेंट में आप सजेशन जरूर दो। चलो यहाँ पर आते हैं 23 नंबर पे, ठीक है। कह रहा 2 अभाज्य संख्याओं k और p, जहाँ k जो है p से बड़ा है का लघुत्तम समानुपात एलसीएम इतना है, तो 3p + k का मान कितना है। देखो एलसीएम कितना दे रखा है 667, जब भी जो एलसीएम होगा ना इसका क्या हम को प्राइम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर,
और प्राइम फैक्टर निकालते हैं यानी के और पी का मान निकालना है, यानी जो भी जो 667 होगा ना, दो प्राइम संख्या का गुणा होने के बाद से ये आया होगा। ठीक है, अब दो प्राइम संख्या वो कौन है, तो देखो गुणा करके देखते हैं, यानी पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 से करेंगे, 7 से नहीं होगा, फिर 11 से करते हैं, 11 से 66 नहीं कटेगा, फिर 13 से 13 55 65 नहीं होगा, 13 फिर 17 चौका 68 हो जाएगा, इसमें से 17 से भी नहीं होगा, 17 फिर 19 से ना होके 21 तो प्राइम है नहीं, 23 से देखते हैं। ठीक है, 23 दूना कितना होता है 46, अगर इसको 23 से काटते हैं तो 23 दूना होगा 46, बच्चा क्या 20 7, यानी 23 में 9 से गुणा करो कितना 23 9 207, यानी 29 बार में कट जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये दो संख्या का फैक्टर है। पहले वो संख्या कौन कौन सा है, 23 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 23 से डिवाइड करते हैं, कलर चेंज करते हैं, 23 से डिवाइड करते हैं तो 29 बार में कट जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक लाइन बोला है, यहाँ पे जो Q होगा ना वो P से बड़ा होगा, Q होगा जो P से बड़ा होगा, यानी जो बड़ा वाला मान होगा किसका मान होगा P का होगा, और जो K होगा K जो होगा P से बड़ा होगा, यानी जो बड़ा वाला मान होगा क्या वो K का होगा, और जो 23 हो क्या P का मान होगा। बस यहाँ P हो गया और K आ गया। अब जो बोला है क्वेश्चन में वो निकाल देते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है 3P प्लस K का मान निकालना है, 3P प्लस में K, P का मान कितना है 23, तो 3 इंटू 23 प्लस में K का मान 29, तो 23 का 3 गुना कितना होता है 69, फिर प्लस में 29, यानी 9 9 18 हाथ में 1, 6 2 8 और 1 9, यानी 98 होगा। 98 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो अच्छा सवाल था, बस आपको फैक्टर निकालना था इस दोनों संख्या का, इसका ऐसा दो फैक्टर जो प्राइम फैक्टर जिसका मल्टीपल करने में 667 है, और इन दोनों का मान निकाल के आंसर निकाल देना था। बढ़िया सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पुलिस कर्मी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक चोर को पीछा कर रहा है। ठीक है, एक पुलिस भाई साहब है, चोर भाई साहब को पीछा कर रहे हैं, चोर भाई साहब कुछ चुरा के लेके भाग रहे हैं, और चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। यदि पुलिस कर्मी 30 मिनट देरी से पीछा करना शुरू करता है, सीधी सी बात है पुलिस हमेशा लेट से ही जाएगी, क्योंकि चोर यहाँ से चोरी किया और निकल गया। ठीक है, और 30 मिनट के बाद, यानी समझो यहाँ मैं समझाता हूँ, यहाँ पे समझो, यहाँ पे भाई साहब हमारा चोर है, चोर यहाँ से चोरी किया और यहाँ से निकल गया, यानी कहीं ना कहीं वो 30 मिनट बाद यहाँ पे पुलिस भाई साहब जगह है। अब मान लो पुलिस भाई साहब 30 मिनट बाद जगह है, तो सीधी सी बात है 30 मिनट तक तो चोर तो भागा होगा। अब 30 मिनट तक चोर कितना भागा होगा निकालते हैं, तो कितना भागा यानी डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालते हैं क्या होता है स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है, स्पीड क्या है, चोर का स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 8 किलोमीटर पर घंटा। टाइम क्या है, यानी 30 मिनट तक भगाना है, तो यहाँ पे 30 मिनट हो जाएगा। ये किलोमीटर में है तो ये घंटा में होना चाहिए, ये मिनट में है तो घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाई 60 कर देंगे, यानी 1/2, 2 से काट दोगे 4, यानी डिस्टेंस जो होगा हमारा 4 किलोमीटर। कहीं ना कहीं ये समझ में आया, क्या समझ में आया कि चोर जो 30 मिनट में कितना भाग गया है, 4 किलोमीटर भाग गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, यानी 4 किलोमीटर वो आगे है। फिर यहाँ पे पढ़ते हैं, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी द्वारा लिया गया समय बताना है। अब हमें पुलिस द्वारा समय बताना है कि कितना समय लगा है पुलिस को पकड़ने में। अब समय निकालने के लिए क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस हमें कितना जाना है, जाना कितना है 4 किलोमीटर। मान लो 4 किलोमीटर आगे है तो हम 4 किलोमीटर उसको पकड़ लेंगे, 4 किलोमीटर हम जाएंगे तो पकड़ा जाएगा, यानी डिस्टेंस हमारा कितना है 4 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड क्या है, तो स्पीड यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे पुलिस का नहीं निकालना है, चोर और स्पीड, क्योंकि देखो चोर भी भाग रहा है पुलिस भी भाग रहा है, समझ रहे हो, दोनों लोग सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। जब भी अगर सेम डायरेक्शन की बात करें तो स्पीड क्या होता है, घटता है, S1 माइनस S2 होता है। अगर वही अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो S1 प्लस S2 होता है। अगर आमने सामने ऐसे दौड़ते हैं तो क्या होता है, इन दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है, लेकिन सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं यानी स्पीड उन लोगों का घट जाएगा, तो स्पीड घट जाएगा। यानी पहला पुलिस का स्पीड कितना है 12, चोर का कितना है 8, यानी कितने स्पीड से जाएंगे 4 के स्पीड से जाएंगे। बस अब इसको काट देंगे हम, तो 4 से काट दो, यानी कितना 1 आवर लगेगा। 1 आवर में भाई साहब हमारा क्या पकड़ा जाएंगे, चोर भाई साहब पकड़ा जाएंगे। बस यहाँ पर मिनट में दिया है तो 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट, यानी 60 मिनट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़िया सवाल था, ये समझने वाला सवाल था कि आपको समझना था। मैं 2 कंसेप्ट लगता था, पहले डिस्टेंस निकालना था, फिर हमें टाइम निकालना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन एक एक करने में। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, बहुत ईजी सवाल है। कमला और सुषमा का वर्तमान आयु 4 और 5 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 9 है, तो कमला की वर्तमान आयु क्या होगा। बहुत ईजी सवाल है, मैं नहीं बनाऊंगा, मैंने टोटल 24 सवाल बना दिया है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और सारे भाई लोग जितने हैं सारे लोग इसको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर लिखना है और इसका आंसर बताना है। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ, आप बस क्वेश्चन देख रहे हैं और आप कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, तो आज के टोटल 25 सवाल है
और इसका दो चीज़ें मिलेगी, एक आपको प्रिंटेबल पीडीएफ में मिलेगी और एक आपको क्लास नोट्स में मिलेगा। ठीक है, प्रिंटेबल पीडीएफ और क्लास नोट्स द विनर्स ऑफिशियल में मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। बाकी आप लोग बताइएगा कि और क्या चीज़ें बेस्ट कर सकते हैं और आपके लिए क्या लाना चाहिए, और जैसे इसमें कितने, जैसे 25 क्वेश्चन ही आता है तो कितने सेट चाहिए। तो अगर जैसा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहता है, अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहता है, चीज़ों आप लोग हाँ लग रहा है कि भैया का मेहनत है, आप इसको शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्तों को बता रहे हैं, तो मैं और इसमें प्रैक्टिस सेट अराउंड करके लेके आऊँगा। बट लेकिन आप खुद यार शेयर नहीं करोगे, फिर चीज़ों को समझोगे नहीं, तो फिर मेरा भी मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर चाह रहे हो कि भैया ऐसे ही एकदम, देखो क्वेश्चन का लेवल भी अच्छे थे, क्वेश्चन का अप्रोच, सॉल्यूशन करने का भी अप्रोच तगड़ा था, अगर इस वे में आपको और चाहिए तो वीडियो को अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आज के लिए इतना ही था, जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं हर एक बच्चों का एक एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, बाय।